वेलकम टू फिलकॉम। पहले 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं जहाँ पे कीवर्ड को लेके बात हुआ है, पर अभी तो कीवर्ड ख़त्म ही नहीं हुआ। तो इस वीडियो पे भी हम लोग कीवर्ड को लेके बात करेंगे। तो फर्स्ट 21 इट्स अ फ्रॉम कीवर्ड। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू इंपोर्ट द स्पेसिफिक फंक्शन और एट्रीब्यूट्स इन द करेंट पाइथन स्क्रिप्ट। इंपोर्ट टाइम, पहले ही हम लोग टाइम को लेके काम कर चुके हैं। अगर हम लोग टाइम को इंपोर्ट करते हैं, इसके मतलब होता है कि टाइम को हमें काम पे लाना है, यानी कि टाइम को हमें यूज़ करना है। तो टाइम डॉट स्लीप और उसके अंदर हम लोग अगर वैल्यू 3 देंगे, यानी कि 3 सेकंड तक कंपाइलर को कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही रुक के रखना है, बाद में एग्जिट हो जाना है। तो अगर हमें यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम व्हिच लाइब्रेरी, फ्रॉम टाइम लाइब्रेरी I want to import that particular function or particular attribute which is called the sleep here, SLEEP sleep। तो यहाँ पे हमें time dot sleep को और डिफाइन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट हम यहाँ चाहे तो sleep को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू हम देना चाहते हैं उसे पास कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 22 as keyword, it is used to create a name alias। It provides the user defined name while importing a module। Import calendar as calc। Now calc dot month name, और हमें चाहिए month name of 4 नंबर पे जो मंथ आता है उसी के नेम हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पे इसे एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। यहाँ पे हम असाइन कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं एम को। देखिए यहाँ पे अप्रैल आ चुका है 4, यानी कि अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो हम यहाँ पे एज कीवर्ड को कैसे यूज़ किए, देखिए यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट किए डायरेक्ट कैलेंडर को, पर हम चाहते हैं कि नहीं, कैलेंडर एक बड़ा सा कीवर्ड है, मतलब बड़ा सा नाम है, तो हमें इसे छोटा करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए एज कैल्क, यानी कि कैलकुलेटर को हम लोग एज कैल्क बोल के यूज करेंगे इस प्रोग्राम पे। नाउ 23 इट्स अ पास्ट कीवर्ड। द पास्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट नथिंग और क्रिएट अ प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड। If we declare an empty class or function, it will throw an error. So we use the past keyword to declare an empty class or empty function। empty class और empty function कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, देखिए पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सो func def func, फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लिए कोलन देके। अभी हम यहाँ पे अगर लिखेंगे पास, यानी कि फंक्शन के अंदर अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस हम फंक्शन बना के छोड़ दिया, बाद में हम इसको लेके काम करेंगे, देखेंगे। अभी तक बस इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो जब भी हम इसी प्रकार से कभी भी फंक्शन को बनाएंगे तब हमें पास को यूज़ करना है, ताकि वो फंक्शन तो डिक्लेयर हो जाएगा, उसको हम कॉल भी कर पाएंगे कहीं पे, पर कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ काम करने का लॉजिक ही यहाँ पे अंदर नहीं लिखा गया है, सिर्फ पास दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे फंक को कॉल करेंगे, देखिए तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम पास को नहीं लिखेंगे तो हमें यहाँ पे एरर आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम चाहें कि क्लास डिफाइन करना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास का नाम देते हैं CL, देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस कोलोन, और यहाँ पे लिखेंगे पास, और देन क्लास को हम लोग कॉल कर सकते हैं बाय इट्स नेम। कोई एरर नहीं प्रिंट हुआ है, पर जब भी हम यहाँ पे पास को यहाँ से क्लियर करेंगे और यहाँ पे एरर आ जाएगा। 24 रिटर्न। द रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न द रिजल्ट वैल्यू और नॉन टू कॉल्ड फंक्शन। चलिए इसी फंक्शन को हम लोग यूज करके रिटर्न कीवर्ड को देखेंगे। सब फंक्शन के अंदर यहाँ पे a = 2, देन b = 6, देन c = a + b, एंड देन लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट। अभी हमें फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है जिसके नाम है अभी फंक। चलिए रन करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो चुका है 6 और 2 यानी कि 8 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। पर अगर हमें मानिए कि हमें इसी 8 को लेके काम करना है आगे जाके, यानी कि फंक्शन के अंदर हमें उसे लेना है
और उसे लेके और 2 को ऐड करना है। सो अगर हम यहाँ पे फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, मान लीजिए v इक्वल टू फंक्शन, यानी कि v के अंदर ये जो 8 है वो असाइन हो जाना चाहिए। और हम अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं v को और यहाँ पे लिखेंगे हम v+1, यानी कि 8 + 1 होना चाहिए। चलिए रन करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या एरर आ चुका है, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस, नॉन टाइप एंड इंट। देखिए इंट यानी कि 1, ये तो इंटीजर नंबर है, पर यहाँ पे जो v डिक्लेयर किया गया है वो नॉन टाइप है। वो एक्चुअली कौन सा डेटा टाइप के अंदर आता है वही पता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू ही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे v को डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, अब देखेंगे कुछ प्रिंट नहीं होगा, एक नॉन जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं आया। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा कि आप रिटर्न कीजिए किसे, इस रिजल्ट यानी c को, तब c यहाँ पे स्टोर होगा और हम चाहे तो बाद में इसी c को लेके यानी इस वैल्यू को लेके आगे जाके काम कर सकते हैं। अभी अगर हम इसे रन करेंगे ये 9 हो जाए। तो इसी प्रकार से हम लोग रिटर्न को यूज़ करते हैं, ताकि फंक्शन के अंदर जो कैलकुलेशन हो चुका है या फिर जो रिजल्ट एग्जैक्ट हमें चाहिए वो अगर मिल जाए तो उसे बस बाहर भेजने का एक जरिया होता है रिटर्न को यूज़ करके। 25 इज कीवर्ड। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू चेक इफ द टू वेरिएबल रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। It returns the true if they refer to the same object, otherwise it false। यहाँ पे देखेंगे पहले से 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, वन इज x जिसके अंदर वैल्यू असाइन किया गया है 5 एंड देन द 6। हमें यहाँ पे प्रिंट करना है कि x इज y, यानी कि x इक्वल टू y, ऐसे ही होगा। देखिए प्रिंट करते हैं, पर एक कंडीशन फॉल्स आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे इसे 5 कर लेते हैं तो एक ट्रू आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। 26 ग्लोबल। द ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। एनी फंक्शन कैन एक्सेस दैट ग्लोबल। देखिए यहाँ पे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है myfunc। उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसके नाम है a, और उसी a के अंदर 10 को असाइन किया गया है। और यहाँ पे b एक नॉर्मल वेरिएबल यूज़ किया गया है जो ग्लोबल नहीं है, ये एक लोकल वेरिएबल है जो इसी फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। और c इक्वल टू a+b अब प्रिंट किया गया है c को, और यहाँ पे फंक्शन को, इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है। पर नेक्स्ट लाइन पे आप देखेंगे यहाँ पे और एक फंक्शन बनाया गया है जिसके अंदर प्रिंट किया गया है a को, पर a तो एक वेरिएबल होना चाहिए और a को कहीं ना कहीं पे हमें डिक्लेयर भी करना चाहिए। कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है? देखिए यहाँ पे एक a है, यानी कि a जो मेन a है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसे यहाँ पे असाइन किया गया है डेटा को और यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट किया गया है। और इसी ग्लोबल वेरिएबल a को हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है जो फंक्शन के बाहर यूज़ होगा, और फंक्शन को यहाँ पे फिर से कॉल किया गया है। देखिए तो पहले देखिए अब 30 प्रिंट हो चुका है, यानी कि जब भी इस फंक्शन पे आप आएंगे c को प्रिंट किया गया है, c इज इक्वल टू a+b, यानी कि 20 और 10 दोनों को मिला के यहाँ पे 30 आ चुका है। और यहाँ पे बाहर पे इस फंक्शन के बाहर आप देखेंगे यहाँ पे a को बुलाया गया है, कॉल किया गया है, तो a के अंदर क्या है? 10 है। देखेंगे आप ग्लोबल वेरिएबल a, और वहाँ पे असाइन किया गया है 10 को। अगर हम यहाँ पे b को प्रिंट करना चाहें, यहाँ पे जो b है उसे हमें प्रिंट करना है, तब क्या हमें प्रिंट कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम एरर आ जाएगा, नेम b इज़ नॉट डिफाइंड। यानी कि जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल पे डिक्लेयर करेंगे कुछ, उसे हम फंक्शन के बाहर भी कॉल कर पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे b को डिक्लेयर कर देते हैं एज अ ग्लोबल वेरिएबल और हम इसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए b यहाँ पे आ चुका है 20 को लेके। द नॉन लोकल इज सिमिलर टू द ग्लोबल एंड यूज टू वर्क विद अ वेरिएबल इनसाइड द नेस्टेड फंक्शन। अ नेस्टेड फंक्शन मीन्स द फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले डेफ यानी डिफाइन किया गया है एक फंक्शन जो मेन फंक्शन है myfunc1। उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो एक स्ट्रिंग है और जॉन है। डेफ फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है myfunc2, और उसी के अंदर और एक x को यहाँ पे डिफाइन किया गया है जो है हेलो। और फंक्शन 2 यानी कि जो नेस्टेड फंक्शन है उसे यहाँ पे कॉल किया गया है फंक्शन 1 के अंदर, और बाद में रिटर्न किया गया है x को। अब देखेंगे ये जो x है ना, ये इसी x को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, यानी कि जब भी हम प्रिंट करेंगे तो ये जो x है वही प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे वही प्रिंट हो चुका है।
पर अगर हमें इसी x को लेके काम करना है, ताकि मान लीजिए ऐसा एक प्रोग्राम है जैसे कि फर्स्ट इसी प्रोग्राम से कुछ डेटा हमें मिला, उस डेटा को हमें यहाँ पे भेजना है फंक्शन 2 पे, यानी कि जो नेस्टेड फंक्शन है उसके अंदर एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन होगा और उसी एग्जीक्यूशन के बाद हमें इसी रिजल्ट को चाहिए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम अगर कर देंगे नॉन लोकल x, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखेंगे आप, तो ऐसे हम लोग नॉन लोकल को यूज़ कर पाएंगे। 28 लैम्डा। The lambda keyword is used to create the anonymous function in Python. It is an inline function without a name. देखिए यहाँ पे पहले लैम्डा को डिक्लेयर किया गया है a इक्वल टू लैम्डा x, यानी कि लैम्डा को हम लोग समझेंगे एज अ फंक्शन। कैसे, यहाँ पे एक फंक्शन लिख के पहले देख लेते हैं। अगर आप पहले से ही मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कैसे फंक्शन को लेके काम करना है, कैसे इसका पीछे का जो लॉजिक होता है कैसे काम पे आता है। तो यहाँ पे देखिए अब फंक्शन को यूज़ किया गया है, एक फंक्शन बनाया गया है फंक लिख के, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया गया है, यानी कि हमें एक आर्गूमेंट यहाँ पे पास करना है जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि x इक्वल टू अभी मान के चलते हैं कि 2 है, तो हमें यहाँ पे a इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 लिखना है, यानी कि x इंटू एंड इंटू एस्टेरिक एंड एस्टेरिक, डबल एस्टेरिक देके हम यहाँ पे टू दी पावर को यूज़ करते हैं। तो x टू दी पावर 2 यानी कि 2 टू दी पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे a वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और a वेरिएबल रिटर्न हो जाएगा बाय दिस फंक्शन, रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करके। तो अगर हम यहाँ पे आर्गूमेंट पास करते हैं 2 और उसे अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे s, तो देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसी को अगर हमें लैम्डा को यूज़ करके करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तो पहले एक एनोनिमस फंक्शन बनाया गया है जिसका कोई नाम ही नहीं है, लैम्डा बोल के एक कीवर्ड है, और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जो जिसे हम बोलेंगे पैरामीटर, जैसे यहाँ पे किया गया है, एक पैरामीटर पास किया गया है और उसी पैरामीटर के अंदर एक एग्जीक्यूशन लाइन भी दिया गया है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे x टू दी पावर 2 को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, मतलब कि x पे जो वैल्यू आप देंगे, जो वैल्यू आप असाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग असाइन किए आर्गूमेंट पास किए, उसी प्रकार से जो वैल्यू आप असाइन करेंगे उसी वैल्यू के साथ ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद ए के अंदर स्टोर कर देगा। और यहाँ पे हम लोग कैसे किए, यहाँ पे किए हम लोग एक फॉर लूप चलाए और हम लोग बोले कि आप एक रेंज पे लूप चलाइए 1 से लेके 6 तक, कंपाइलर को बुलाइए बाय द फॉर लूप कि आप एक काम कीजिए, आप 1 से लेके 6 तक लूप को घुमाइए और एक एक करके i के अंदर वैल्यू को असाइन करते जाइए। कौन सा वैल्यू, पहले होगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, ऐसे करके 6 तक वैल्यू को असाइन किया जाएगा और एक एक बार यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, ए को पहले कॉल किया गया, यहाँ पे देखेंगे ए को पहले यहाँ पे कॉल किया गया है और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस को यूज़ किया गया है, यानी कि एज अ फंक्शन ए को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है, उसके अंदर एक आर्गूमेंट पास करना है। क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमें एक आर्गूमेंट पास करना है। वो चाहे तो हम यहाँ पे फॉर लूप छोड़ के ऐसे डायरेक्ट अगर 2 दे देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल जाएगा, पर हम यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ किए ताकि थोड़ा प्रोग्रामिंग के अंदर वेट आए, क्योंकि फॉर लूप हम लोग पहले से ही कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, वाइल लूप को यूज़ करते देख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम को देखते हैं ताकि लॉजिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ए को कॉल किया गया है और ए के अंदर एक आर्गूमेंट पास किया गया है। वो मान लीजिए पहले जब भी रन होगा ए पहले होगा 1, यानी आई के अंदर 1 को असाइन किया जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, सो यहाँ पे 1 टू दी पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। देखिए पहले आया है 1, उसके बाद लूप घूमा, इटरेशन प्रोसेस चलेगा यहाँ पे, उसके बाद वैल्यू का आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1, उसके बाद आएगा 2, सो 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि असाइन हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे कॉल किए ए यानी इस फंक्शन को और इसी के अंदर हम लोग आर्गूमेंट पास किए 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 2, सो 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे करते करते 3 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2, ऐसे करके कंटिन्यूसली वो एक एक करके कैलकुलेशन करता ही जाएगा। 29 it's a yield keyword. The yield keyword is used with the Python generator. It stops the function execution and return values to the caller.
देखिए हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन को लेके, हम लोग बात कर रहे थे फॉर लूप को लेके, कैसे इटरेशन प्रोसेस होता है, कैसे घूमता है लूप। उसी प्रकार से अगर हम चाहें कि फंक्शन के अंदर या फिर फंक्शन को भी हमें घुमाना है तो हम कैसे घुमा पाएंगे, एल्ड कीवर्ड को यूज़ करके। पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएं फन जनरेटर बोल के, उसके अंदर तीनों वैल्यू यहाँ पे यील्ड कीवर्ड को यूज़ करके लिया गया है या डिक्लेयर किया गया है। अभी हम लोग फॉर लूप को चलाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे बोला गया है कंपाइलर को कि आप एक काम कीजिए, एक फॉर लूप चलाइए, यानी कि एक इटरेशन प्रोसेस होगा, एक घूमते ही रहेगा सिर्फ, और वहाँ पे वैल्यू बोल के एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद इन कीवर्ड को यूज़ किया गया है। इन कहाँ पे, किसके अंदर से, यानी कि इस फंक्शन के अंदर से। तो फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन पे जाइए, वहाँ से पहले जो इटरेबल वैल्यू है या फिर जो फील्ड है वहाँ से वैल्यू को लीजिए 1 को, और उसे वैल्यू के अंदर असाइन कीजिए और वहाँ पे इसे आके यहाँ पे प्रिंट कीजिए। नेक्स्ट फिर से जाइए, कब तक जाना है, जब तक ना ये वैल्यू यानी इस फील्ड ख़त्म ना हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे रन करेंगे, देखिए 1 2 3 जो यहाँ पे था उसी को यहाँ पे प्रिंट किया गया है। ऐसे करके हम चाहे तो फंक्शन के अंदर से भी हम वैल्यू को फॉर लूप के जरिए से ले सकते हैं। नंबर 30, with keyword. The with keyword is used in the exception handling. It makes code cleaner and more readable. The advantage of using with, we don't need to call the close. देखिए with keyword को हम लोग पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, बाद में हम लोग लिखे यहाँ पे आप ओपन कीजिए। कंपाइलर को बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है बाय द प्रोग्रामर, क्या कि आप ओपन कीजिए। ओपन एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। अगर आप ओपन पे जाएंगे यहाँ पे और कंट्रोल प्रेस करके आप माउस को ऐसे कर्सर पे लेके जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन जो इनबिल्ट फंक्शन है आप उसे देख पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे आप कितना सारा यहाँ पे पैरामीटर को यूज़ किया गया है। पर यहाँ पे आप एक चीज़ फॉलो कीजिए, यहाँ पे जितना भी पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ किया गया है वहाँ पे इक्वल देखिए एक वैल्यूज़ को असाइन किया गया है, यानी कि जितना भी पैरामीटर्स है वहाँ पे इतना सारा आर्गुमेंट यूज़र को पास नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे यूज़ किया गया है। पर यहाँ पे फाइल्स के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही नहीं है, तो फाइल के अंदर हमें कुछ तो वैल्यू या फिर कुछ तो आर्गुमेंट हमें पास करना ही है कि फाइल का नाम क्या है या फिर फाइल का पाथ कौन सा है, और बाद में उसे फाइल का नाम भी यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। और बाद में हमें मोड देना है। मोड ऐसे तो अभी आर लिखा है यानी कि रेड मोड पे है, हम चाहे तो यहाँ पे राइट मोड या फिर अपेंड मोड भी कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे आते हैं। तो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे कि आप ओपन कीजिए कौन सा फाइल, द नेम ऑफ द फाइल और द नेम ऑफ द फाइल विद द पाथ। यहाँ पे हमें एक फाइल बनाना है इसी फोल्डर पे, मान लिख के चलिए अभी डेमो बनाना है, demo.txt बनाना है हमें, और demo.txt यहीं पे ही बनेगा इसी फोल्डर के अंदर। तो अभी हमें इसे बनाना है और एज कीवर्ड को यूज़ किया गया है कि जो भी फाइल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे उसे हम लोग फाइल बोल के उसके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर उसके एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर राइट करना चाहते हैं उसी फाइल के अंदर या हेलो वर्ल्ड को। चलिए यहाँ पे रन करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे demo.txt आ चुका है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो चुका है। अगर हम फिर से यहाँ पे हेलो को मान के चलिए कि हेलो को हमें प्रिंट करना है। और एक बात है यहाँ पे, जैसे कि मानिए कि अगर हम लोग विथ को नहीं यूज़ करते, डायरेक्टली अगर हम इसे ओपन कर लेते थे, तब हम यहाँ पे फाइल डॉट जो फाइल हम लोग ओपन किए या फिर क्रिएट किए एक ऑब्जेक्ट बनाए फाइल का, उससे हमें यहाँ पे मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। पर अगर हम लोग विथ यूज़ करेंगे तो ये एक ट्राई जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, उसी प्रकार से ये एक एरर भी हैंडल कर लेता है और ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज भी कर लेता है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे हेलो को लिख के यहाँ पे रन करेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ हेलो आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट मोड पे है, पहले जो लिखा था वो डिलीट हो गया है। अगर हम यहाँ पे अपेंड मोड करेंगे और फिर से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और इसे रन करेंगे, आप देखेंगे डेमो के अंदर पहले जो था वो तो है, फिर से जो लिखा गया है वो यहाँ पे अपेंड हो चुका है। नंबर 31, none. The none keyword is used to specify the null value. It is remembered that the none does not indicate 0 and false or any empty data type. It is an object of its data type. A equal to हमें लिखना है none. A के अंदर अभी तक कुछ वैल्यू को असाइन नहीं किया गया है, इसका डेटा टाइप अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया गया है, हम सिर्फ वेरिएबल बना के छोड़ दिए। जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं और पास लिख के छोड़ देते हैं, जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं पास लिख के छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग एक वेरिएबल बनाएं
और अभी तक उसे कौन सा वैल्यू देना है वो नहीं डिफाइन हुआ है, तो हम लोग उसे नान दे के छोड़ सकते हैं। और कैसे नान प्रिंट होता है, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, डेफ, फंक्शन का नाम देते हैं v, और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है a इक्वल टू 2 एंड देन b इक्वल टू 5, और हमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, c के अंदर रखना है a प्लस b बोल के। अगर हम यहाँ पे फंक्शन v को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम अगर रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम इसे एक वेरिएबल के अंदर भरना चाहें कि जो रिज़ल्ट यहाँ से आएगा उसे हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, जैसे पहले भी हम लोग किए हैं, तो d इक्वल टू वी कर लिए। अभी d को अगर प्रिंट करेंगे हम, देखिए प्रिंट d, देखिए यहाँ पे नॉन प्रिंट हो चुका है, यानी कि यहाँ से कुछ नहीं है। इस जो फंक्शन है v, ये अभी तो कुछ नहीं रिटर्न ही कर रहा है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है किसे, c को, ताकि हमें रिजल्ट मिल जाए। तो इसी प्रकार से भी हमें नान मिल सकता है, तो हमें समझना चाहिए कि नान को कैसे काम पे ला सकते हैं या फिर नान कैसे कैसे प्रिंट होता है। सो दिस इज द लास्ट कीवर्ड इन द होल कीवर्ड लिस्ट that we discussed, and we completed the whole keyword process and the declaration of keyword, the process of keyword, the usability of keyword, that how we can use a keyword in a perfect way so that our concept can be concrete and we can use that keyword in future perfect way. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।